आज हम भारत के संदर्भ में हरित क्रांति की चर्चा करेंगे। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। नई तकनीक का प्रयोग करके इन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। इसके प्रभाव भी रहे, कुछ सकारात्मक, कुछ है ना अवांछनीय नकारात्मक प्रभाव भी हुए, असमानताएं विकसित हुई। इन सब की चर्चा आज करेंगे। 1960 के दशक में ये क्रांति शुरू हुई थी। इसमें उच्च उत्पादकता के बीजों के विकास और उपयोग से जुड़ा हुआ मानते हैं, जिसके कारण खाद्य फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए उत्पादन में वृद्धि इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। हालांकि हरित क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिका के विद्वान वैज्ञानिक विलियम गैड ने किया था 1968 में, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत का श्रेय 1950 के दशक में मैक्सिको देश के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने गेहूं की नई किस्में शुरू की जो छोटे आकार की थी, बोने आकार की थी और परंपरागत वैरायटी से ज़्यादा उत्पादक थी। इस योगदान के लिए इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग को 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। 1960 के दशक में फाउंडेशन के जो मनीला फिलीपींस में जो संस्थान है, उसने चावल का एक विकसित बीज है ना इजाद किया, जो इंडोनेशियन और ताइवान जो वैरायटीज़ थी चावल की, उनको मिलाकर बनाया गया था। तो गेहूं और चावल की इन उच्च उत्पादकता के किस्मों का तेज़ी से विश्व में प्रसार हुआ, जिससे अलग अलग देशों में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के कारण भारत में विशेषकर गेहूं का उत्पादन 5 वर्षों में ही दोगुना हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में मानी जाती है, जब मैक्सिको में विकसित उर्वरकों के प्रति संवेदनशील गेहूं की नई वैरायटी नई किस्म विकसित की गई, भारत में लाई गई, जो कि बोनी थी। यानी कि गेहूं के पौधे की बढ़वार ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गेहूं के दाने ज़्यादा आते हैं। अप्रैल 1959 में फोर्ड फाउंडेशन के कृषि वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1960-61 में देश के चयनित जिलों यानी कि आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी, बिहार में शाहाबाद, छत्तीसगढ़ में रायपुर, तमिलनाडु में तंजावुर, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में श्री गंगानगर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सघन कृषि जनपद कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसकी सफलता को देखते हुए 1965 में इसे सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के रूप में देश के 114 जिलों में बढ़ा दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई। 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ, जिसका प्रभाव बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई भागों में दिखाई दिया। हरित क्रांति के घटक क्या थे? उसके मुख्य संगठक: एक, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, क्योंकि उत्पादकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। इसलिए अधिक उत्पादक विकसित जो संकर नस्ल की नस्लें थी, वैरायटीज़ थी, उनका प्रयोग इसमें किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए अपनाया गया, यानी कि जो प्रमुख खाद्यान्न हैं उनके लिए अपनाया गया, क्योंकि लोगों का मुख्य भोजन वही है, उनमें ज़रूरत थी एक बार उत्पादकता बढ़ाने की।
वर्ष 1966-67 में 18.90 लाख हेक्टेयर भूमि पर उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जबकि 2012-13 में 998.75 लाख हेक्टेयर भूमि यानी कि करीब 53 गुना क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ। दूसरा घटक था हरित क्रांति का मृदा परीक्षण एवं सिंचाई सुविधाएं। मिट्टी की टेस्टिंग की गई, मिट्टी में किन तत्वों की कमी है उनके अनुसार खाद दी गई, वैसी वैसी आवश्यकता को पूर्ति की गई। और सिंचाई का विस्तार इस हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उच्च उत्पादकता लेने के लिए सिंचाई के जल का प्रयोग करने वाले उच्च उत्पादकता वाले बीज इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। सिंचाई के बिना ये टेक्नोलॉजी काम में नहीं ली जा सकती। 1965-66 में तो 320 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा थी, जो कि 2009-10 में करीब 3 गुना बढ़ी और इसको 1400 लाख हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाने की उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया था 2013-14 तक। अगली विशेषता थी इसकी उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया गया और उनको कोई हानि न पहुंचाए, बीमारी या कीट, और उसके लिए कीटनाशकों का प्रयोग हुआ। अधिक उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया गया, रासायनिक या कृत्रिम उर्वरक। तो ये इस क्रांति की विशेषता थी। कीटनाशक, खरपतवार नाशक, रासायनिक उर्वरक सभी का प्रयोग हुआ। हालांकि देसी खाद का भी महत्व है, लेकिन वो इस हरित क्रांति में उसका प्रयोग नहीं हुआ। भारत में खाद के यथेष्ट प्रयोग से उत्पादन को 3 गुना तक किया जा सकता है, लेकिन जो देसी खाद है वो भारत में करीब 100 करोड़ टन गोबर जैसे प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, जिसमें से 40% तो ईंधन के रूप में ही काम में ले लिया जाता है, खेत में नहीं पहुंच पाता। अगली विशेषता संगठक है इस क्रांति का उन्नत बीजों का प्रयोग। बताया गया था ऊपर, भारत में उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग इस क्रांति का मुख्य केंद्रीय भूमिका रखने वाला कारक है, संगठक है। और ऐसे बीजों के उत्पादन के लिए सरकार ने 45,000 कृषि फार्म भारत भर में स्थापित किए, जो गेहूँ, चावल, कपास, सरसों, मूंगफली, पटसन आदि के बीज है ना विकसित करके उनको बाजार में लाता है, बेचता है। ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि का यंत्रीकरण। सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों को चलाने के लिए, नलकूपों को चलाने के लिए बिजली आधारित जो हैं उनको विद्युतीकरण भी आवश्यक था। और कृषि का यंत्रीकरण भी की हरित क्रांति का हिस्सा था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र उनको कटाई और आसानी से कम श्रम के साथ आदमी का श्रम बचाते हुए मशीनीकरण किया गया। ये सब इसके संगठक रहे हैं हरित क्रांति के। तो कृषि उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत सस्ती और सुगम साधन होती है। हरित क्रांति के दौरान गाँव में तेजी से विद्युतीकरण हुआ और साधारण परंपरागत हाथ के औजारों के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग भी बढ़ा, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पिकर, ड्रिल, पंपिंग सेट, बिजली की मोटर आदि। बहुफसली प्रारूप अगली विशेषता थी। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी आदि के प्रयोग से फसलें कम समय में तैयार होने लगी। इसलिए एक ही खेत में साल में 3-3 फसलें भी लिया जाना संभव हुआ, जहाँ पानी की उपलब्धता थी। जैसे अगर रबी में गेहूँ बोई जाए, जायद के मौसम में मूंग की खेती की जाए, तो खरीफ में चावल की खेती उपयुक्त जलवायु के क्षेत्रों में हो सकती है। तो 2012-13 में करीब 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ऐसा बहुफसली कृषि प्रारूप अपनाया गया था।
कृषि शिक्षा एवं शोध। कृषि में विभिन्न प्रकारों की तकनीक और नई प्रजाति पौधों की विकसित करने के लिए विभिन्न शोध संस्थान स्थापित किए गए, जिनमें 53 कृषि विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, बहुत सारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान करीब 53, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आदि हैं और 527 कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल भी है। फिर है ऋण व कृषि उत्पाद विक्रय व्यवस्था। कृषि उत्पादों के बेचने की और कृषि में उच्च पूंजी निवेश हरित क्रांति में किया जाना जरूरी होता है, तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था इस क्रांति के अगले घटक हैं। सरकारी नीति के अंतर्गत किसानों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पहले कृषक 90% तक ऋण महाजनों से लेता था, जो उच्च ब्याज लेते थे। अब कम ब्याज दर पर किसान बैंक इत्यादि से ऋण ले सकते हैं, कृषि यंत्रों के लिए, उर्वरकों के लिए, उन्नत बीज वगैरह या अन्य यंत्रों की खरीद के लिए वगैरह वगैरह। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया, जो समय समय पर विभिन्न फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। जब फसलों का वास्तविक मूल्य पूर्व निश्चित मूल्य से गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो सरकार स्वयं न्यूनतम मूल्य पर फसलें खरीद लेती है, ताकि किसानों का आर्थिक शोषण न हो सके। फिर है हरित क्रांति के लाभ क्या हुए, क्या क्या लाभ मिले। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 66-67 में हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई है। 60-61 से 2012-13 के बीच खाद्यान्नों के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। ये सभी खाद्यान्नों का औसत है। खाद्यान्न आयात में कमी। हरित क्रांति से पूर्व भारत को विदेशों से गेहूं तक आयात करनी पड़ी थी, जो कि शुद्ध भी नहीं थी अमेरिका से। लेकिन आजकल कई बार तो भारत गेहूं वगैरह का निर्यात भी कर देता है, तो आयात में कमी तो आई है। कई खाद्यान्नों की, कई कृषि उत्पादों में आयात में कमी हुई। फिर किसानों की अभिवृत्ति में परिवर्तन। ये माना जाता था कि भारतीय किसान है ना निर्धन, अज्ञानी है, वो नई तकनीक को अपनाने में असक्षम है। लेकिन भारत के कृषकों ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। फिर है व्यावसायिक कृषि का विकास। हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इससे कृषि में पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। खासकर 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले किसानों, बड़े किसानों के पास अधिक आर्थिक संसाधन होते हैं, इसलिए वो कृषि में पूंजी लगाने में समर्थ हुए हैं। तो व्यावसायिक कृषि का विकास तो हुआ, लेकिन उसका लाभ बड़े कृषकों को ही हुआ है। उद्योगों का विकास हुआ। हरित क्रांति में जो विभिन्न प्रकार के यंत्र, मशीन खेतों में प्रयुक्त हुए, उसके निर्माण के लिए उद्योग लगे, और उर्वरकों के निर्माण के लिए उद्योग लगे, और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग भी विकसित हुए। फिर किसानों की समृद्धि एवं ग्रामीण विकास। तो किसानों की उत्पादकता बढ़ी। खेतों में उत्पादकता बढ़ने से किसानों की आर्थिक दशा में भी औसतन सुधार हुआ है। हरित क्रांति के कारण एक से अधिक फसलों के उगाने, सघन कृषि आदि के फलस्वरूप मजदूरी की मांग भी बढ़ने लगी। इससे ग्रामीण रोजगार के स्वरूप और मांग पर भी प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के केवल लाभ नहीं, कई हानियाँ भी थी, देखी जा रही हैं, जिनमें प्रथम है कि इसका हरित क्रांति का प्रभाव कुछ फसलों पर ही पड़ा है। खासकर गेहूं वगैरह पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा है। गेहूं की उत्पादकता बढ़ी,
चावल में भी पड़ी लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा। पटसन, कपास, चाय, गन्ना, तिलहन, दलहन, गर्म मसाले जैसे फसलें क्रांति के लाभ से लगभग वंचित रही हैं। दालों के स्थान पर गेहूं उगाए जाने से भी दलहन के क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र में कमी आई। दूसरी हानि है कृषि उत्पादन में न्यून वृद्धि दर। जनसंख्या तो अपनी गति से बढ़ती गई है लेकिन कृषि का उत्पादन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाया है, कुछ एक दो खाद्यान्नों को, गेहूं वगैरह को छोड़कर। तो सभी खाद्यान्नों की ओर ध्यान नहीं दिया गया हरित क्रांति में। तो विभिन्न खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर वो ज़्यादा सुधार नहीं दिखा पाया। 1961 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीब 400 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध थे, जो कि 2014-15 में 680 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पहुंच गया। यानी कि खाद्यान्न की उपलब्धता औसत रूप से तो बढ़ी है, लेकिन प्रोटीन की जो स्रोत है दाल, 1956 में 78 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्ध था, वो अब 40.5 ग्राम ही रह गया है। यानी कि हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप दालों के उत्पादन में की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, उसकी उपलब्धता कम हो गई। ऐसी कई फसलों पर प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। काफ़ी ये लोग मानते हैं कि हरित क्रांति में मशीनों का प्रयोग अधिक किए जाने से कई कृषि मजदूरों का स्थान मशीनों ने ले लिया। कई मजदूरों का, श्रमिकों का काम एक मशीन कर देती है, इसलिए बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। फिर कुछ क्षेत्रों को ही इसका लाभ हुआ है। करीब देश की 40% भूमि ही हरित क्रांति से लाभान्वित हुई है, जिसमें शुरुआत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, कुछ हिस्सा बिहार में, बाद में कुछ लाभान्वित हुआ। लेकिन बड़े हिस्से मध्यवर्ती भारत में, पर्वतीय भागों में, शुष्क क्षेत्रों में अभी हरित क्रांति से अनटच्ड है। हरित क्रांति के पर्यावरणीय प्रभाव भी देखे गए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, खेतों का 3-3 फसलें ले लेना, सघन कृषि आदि से मिट्टी के जैविक तत्व कम होते गए। बंजर भूमि का विस्तार भी बढ़ रहा है। तरह तरह की कीटनाशक और उर्वरकों के ज़रूरत से अधिक प्रयोग के कारण नहरी क्षेत्रों में ज़्यादा सिंचाई के कारण लवणता तथा जल प्लावनता की स्थिति उत्पन्न हुई है। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषण हुआ है। इस प्रकार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं इस क्रांति से जुड़ी है, जिन्हें दूर करना अत्यावश्यक है। क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में होने से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। वस्तुतः इस क्रांति को कई लोगों ने गेहूं क्रांति कहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ गेहूं की कृषि होती है वहीं इस फसल की उत्पादकता में वृद्धि देखी गई। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान वगैरह में, और बाकी के प्रदेशों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। गेहूं की कृषि का यही क्षेत्र है, लेकिन अन्य फसलों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। पिछले वर्षों में चावल की वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में हुई है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा वृद्धि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही देखी गई है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में भी कुछ प्रभाव हुआ है। देश के बड़े हिस्से में बहुत सारी फसलें जैसे दाल, तिलहन, चारे की फसलें, मुद्रादायी फसलें पर इस क्रांति का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है या नगण्य प्रभाव है। व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि न केवल अलग अलग प्रदेशों के बीच में अपितु समाज के विभिन्न वर्गों, ग्रामीण वर्गों में भी असमानता, विषमताएं बढ़ी हैं। इस क्रांति का अधिकतम लाभ बड़े किसानों को ही मिला है,
क्योंकि इसमें निवेश करने के लिए उपकरण, उर्वरक, बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था वे ही कर पाए हैं। तो समृद्ध और गरीब किसानों के बीच में खाई बढ़ गई है इस क्रांति से, क्योंकि इसका लाभ 10 से 15 हेक्टेयर भूमि रखने वाले कृषकों को ही मिला है, ज़्यादातर बड़े कृषकों को। भारत में केवल 15% खेत ही इतने बड़े हैं, यानी कि 10-15% किसान मैक्सिमम इससे लाभान्वित हुए हैं। पूंजीवादी कृषि का विकास हरित क्रांति के प्रसार से हुआ। पूंजीवादी कृषि के विकास की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा केवल बड़े किसानों के पास है। उदाहरणतः पंजाब में हरित क्रांति की सफलता का एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ 6% बड़े किसानों के पास 40% कृषि भूमि है। तो इस प्रकार की दिक्कतें हरित क्रांति से जुड़ी है। ये सारी कमियां दूर नहीं की गई तो ये हरित क्रांति के नकारात्मक पहलू ज़्यादा हावी होने लगे हैं आजकल और होते जाएंगे। एक स्थायी हरित क्रांति की आवश्यकता है। ये वर्तमान हरित क्रांति तो नुकसानदेह है, जो ज़्यादा लंबे समय तक जिसको जारी रखना मुश्किल है। तो एक क्या है कि सभी प्रदेशों में, देश के विस्तृत भागों में, पूर्वी दक्षिणी भागों में उत्पादन हरित क्रांति लाकर बढ़ाने की आवश्यकता है। मध्यवर्ती भाग, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थल है ना, इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं। इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, हरित क्रांति को स्थायित्व देने के लिए किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण व अनुदान दिए जाने चाहिए। जैसे फसल बीमा योजना को भी गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। कृषि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देने के लिए भी कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। फिर हरित क्रांति का लाभ देश के 85% छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए भूमि सुधारों को तुरंत लागू करना जरूरी है। अतिरिक्त भूमि को छोटे किसानों में बांटना होगा। सस्ते ब्याज दर पर ऋण देना होगा। छोटे आकार के खेतों के लिए सहकारी कृषि को प्रोत्साहन और बड़े कृषि यंत्र किराए पर देने की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे सहकारी समितियां अपने बड़े कृषि यंत्रों को किराए पर दे दें। हर एक छोटा किसान तो खरीद नहीं पाता इनको। अभी तक हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं के उत्पादन पर ही अधिक हुआ है। चावल पर भी उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। अन्य खाद्यान्न या व्यापारिक फसलों की कृषि पर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। दाल, तिलहन, कपास, चाय, गन्ना, पटसन, चावल के उत्पादन को बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकता है। सूक्ष्म पारिस्थितिकीय दशाओं के अनुसार उच्च उत्पादकता के बीजों का विकास मोटे अनाज, दालें, तिलहन व व्यापारिक फसलों के लिए करना होगा। भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में ऐसी तकनीक का प्रयोग कर सकें तो ज़रूरी अच्छा रहे, जिसमें श्रम सघनता हो, मशीनों की बजाय जिसमें श्रम की भी खपत हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। अन्यथा मशीनों के कारण बेरोजगारी बढ़ सकती है। जल के संरक्षण हेतु एक नई जल प्रबंधन नीति बनाने की आवश्यकता है। न केवल ऐसी फसलों के उत्पादन पर प्रतिबंध की जरूरत है जो अधिक जल की खपत करती है, अपितु साथ ही जल संरक्षण विधियां, तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जैसे फव्वारा कृषि, बूंद बूंद सिंचाई आदि। रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, नीली, हरी शैवाल आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सहायक बैक्टीरिया व कीटों का प्रयोग करके कीटनाशकों का प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया है, क्योंकि कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कैंसर आदि बीमारियों को बढ़ा रहा है। इसलिए हरित क्रांति सस्टेनेबल, टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। अभी तक हरित क्रांति सुनिश्चित सिंचाई के क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाई है, जबकि देश में 70% कृषि क्षेत्र शुष्क कृषि के अंतर्गत है। 70 नहीं तो 60-65 तो कहीं नहीं गए। इसलिए शुष्क क्षेत्रों में हरित क्रांति को बढ़ावा देना जरूरी है।
देश में कृषि फसलों को लेकर पाई जाने वाली जैव विविधता को बचाकर रखना होगा। हुआ क्या है कि हरित क्रांति में एक दो जो विकसित जो संकर नस्ल की उच्च उत्पादक बीज हैं उन्हीं का प्रचलन हो गया, और जो ट्रेडिशनल विभिन्न प्रकार की जो फसलें थी, किस्में थी सभी फसलों की, वो लुप्त होने लगी। तो जैव विविधता आवश्यक होती है ताकि किसी फसल किसी एक प्रकार की वैरायटी में उपलब्ध गुणों का प्रयोग करके नई संकर नस्ल विकसित की जा सके। फिर सहकारी समितियों में सुधार पुनर्गठन की आवश्यकता गिनाई जा सकती है। ये छोटे व सीमांत कृषकों को न केवल ऋण देंगी अपितु उन्हें कृषि उपकरण व मशीनरी भी उपलब्ध कराएंगी, खरीद नहीं सकते किराए पर उपलब्ध करा सकती है। एक संतुलित फसल की मूल्य नीति विकसित की जानी चाहिए ताकि कृषकों को कृषि के कार्य को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। तो इस प्रकार हरित क्रांति के काफ़ी लाभ भी हुए, लेकिन साइड में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखे जाने लगे हैं, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हरित क्रांति का प्रसार हुआ। तो इन सब को दूर किए बिना हरित क्रांति को सस्टेनेबल या टिकाऊ क्रांति का रूप नहीं दिया जा सकता है।